नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। आज की सेशन खास है इसलिए क्योंकि आज के सेशन में मैं करने वाला हूं आरबीआई असिस्टेंट जो एक्सपेक्टेड सबसे पहली वैकेंसी हुई 2023 की, उसका क्वेश्चन का पैटर्न क्या था। यानी कि आज आपको यह आइडिया लग जाएगा कि सर इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आरबीआई जैसा एग्जाम है वो क्रैक करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि सर 2023 है वो उम्मीदों का वर्ष है, तो यहाँ पे हमें हमारे बहुत सारी वैकेंसी, उस पर मैंने एक सेशन भी बताया था कि पिछले साल कितनी वैकेंसी थी और अपकमिंग क्या एक्सपेक्टेड है। तो उसी का आगाज होने वाला है आरबीआई से जो एक्सपेक्टेड है। तो आरबीआई की अगर तैयारी करनी है तो हम नोटिफिकेशन का वेट नहीं करेंगे, हम पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और उसी का पहला न्यू होगा सर एक लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा, यानी क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा। इसलिए आज का सेशन मैं लेके आया हूं और यहां पे मैं डिस्कस करूंगा आरबीआई असिस्टेंट जो प्रीवियस एग्जामिनेशन हो चुके हैं उसमें क्वेश्चंस का क्या लेवल था। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आरबीआई का पेपर मैं सॉल्व करने वाला हूं यहाँ पे, तो ये था कुछ क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, पूछा ये गया था स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम डिजाइन टू अलाउ अ पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जिसको इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड और माउस वो और सारे सिस्टम से कम्युनिकेट कर सके, यानी कि बात कर सके, संवाद कर सके। तो यही सवाल पूछा गया था। क्या इसका आंसर होना चाहिए ये मुझे कमेंट भी कीजिएगा और मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूं। दोस्तों, जैसे यहां पे लिख दिया गया स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, दैट मीन्स यहां पे ऑप्शन में कोई सॉफ्टवेयर ही आंसर होगा। ठीक है, हार्डवेयर तो होगा नहीं। दैट मीन्स ये तो बन ही नहीं सकता क्योंकि ये एक हार्डवेयर है। ठीक है, क्या बोल रहा है, यूज टू डिजाइन टू अलाउ अ पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द, यानी कि जो भी कीबोर्ड और मॉनिटर है ये सारे सिस्टम से कैसे कम्युनिकेट करेगा, इन सब चीजों के लिए हम इनमें से कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, इन सब के लिए अगर कोई भी कीबोर्ड या माउस या प्रिंटर या कुछ भी हो सकता है, और माउस हो गया, इवन की कोई भी हम लोग इस तरह कहते हैं ना, कीबोर्ड है, माउस है, नामी में माइक्रोफोन हो गया, जितना भी इनपुट और डिवाइस है वो सारे सिस्टम से कम्युनिकेट कैसे करता है। अगर हम सबसे पहले उस डिवाइस के रिगार्डिंग वहां पे ड्राइवर रन करते हैं। क्या रन करते हैं दोस्तों? तो दोस्तों वहां पे हम एक सेकेंड यार, डिवाइस ड्राइवर रन करता है। डिवाइस ड्राइवर क्या है आपको मालूम होना चाहिए। एक तरह का ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। काम क्या करता है, तो कोई भी अगर पेरिफेरल डिवाइस हम इस सिस्टम में रन करवाते हैं तो उसके लिए क्या करता है, ये उसके रिगार्डिंग एटमॉस्फेयर वहां पे क्रिएट करता है। आपको नोटिस, अब तो चलो प्लग एंड प्ले का दुनिया आ गया, लेकिन पहले क्या होता था, आप कीबोर्ड भी खरीदो साथ में एक सीडी देती थी। उस कीबोर्ड आपके लैपटॉप में या मोबाइल में लैपटॉप या कंप्यूटर में तभी वो काम करता जब वो जो ड्राइवर सीडी हम रन करवाते। तो कीबोर्ड के साथ आता था, प्रिंटर के साथ ड्राइवर सीडी आता था, आपने देखा होगा माउस के साथ भी ड्राइवर सीडी आता था, एक मदरबोर्ड का भी ड्राइवर सीडी आता था। तो जनरली से इसका काम यह था कि जो भी नया डिवाइस हम अंदर डाल रहे हैं उसके रिगार्डिंग एटमॉस्फेयर वहां पे क्रिएट करना, और वो काम करता था डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, अभी भी देखना अगर कोई भी कीबोर्ड या माउस वगैरह काम नहीं कर रहा है, कोई यूएसबी पोर्टल काम नहीं कर, यूएसबी पोर्ट काम नहीं कर रहा है, तो हम डिवाइस ड्राइवर में जाकर उसको मैनेज करते हैं, एक्टिवेट डीएक्टिवेट करते हैं, इनेबल डिसेबल करते हैं, तो मेरा काम हमारा हो जाता है। तो यानी यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर वो सॉफ्टवेयर है, वो प्रोग्राम है जिसको इसलिए डिजाइन किया गया ताकि एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइस वो हमारे बाकी वाले सिस्टम से कम्युनिकेट कर सके। तो राइट आंसर हमारा हो गया डिवाइस ड्राइवर। अब आपके मन में आएगा कंफ्यूजन, सर ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं हो कर सकता? तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरऑल मैनेजर होता है हमारे कंप्यूटर का, ओवरऑल मैनेजर होता है। सिर्फ वो इनपुट आउटपुट का काम नहीं करेगा, वो स्टोरेज को भी मैनेज करेगा। ठीक है, प्रोसेस को भी मैनेज करेगा, यानी कि ऑल ओवर जो मैनेजमेंट का काम है कंप्यूटर का वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। इसलिए सिर्फ यहां पे इनपुट आउटपुट की बात करी गई थी, इसलिए आंसर हमारा होगा डिवाइस ड्राइवर। ये नहीं होगा। गाइस, मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम देने आप जब जाओगे तो आपको वहां पे क्वेश्चन तो सारे सुने सुने लगेंगे, लेकिन ऑप्शन आपको कंफ्यूज करता है। इसलिए बहुत सारे एग्जामिनेशन में बच्चा ये करता है कि बिना पढ़े जाने के बाद वो जितने भी 40 क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व तो करता है, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी लेवल होती है मात्र 50% के आसपास होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास वो सारे कॉन्सेप्ट नहीं है, उसने उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस नहीं करी है। तो हम वो सारा काम हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और कॉन्सेप्ट भी लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो इसलिए हमारा डिवाइस ड्राइवर आंसर हो गया।
बेसिकली इंटरप्रेटर क्या है, एक तरह का ट्रांसलेटर है, आपको मालूम है, जो बेसिकली काम क्या करता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये तो ट्रांसलेटर है, तो ये भी नहीं होगा, कंप्यूटर के बारे में बात ही कर रहा है तो ये होगा नहीं। तो आंसर क्या है मेरा, डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। आते हैं दूसरे प्रश्न में। द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ, द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ बग्स, जी नहीं, बग का मतलब एरर होता है, नहीं होगा। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, हाँ बिल्कुल, ये हमारा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। दोस्तों मैंने इंटरनेट पे वीडियोस भी बनाया था, आप जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, वहां मैंने इंटरनेट क्या होता है उसके बारे में बहुत सारी चीजें एक्सटर्नल बताई थी। यहां क्वेश्चन की बात करी जाई है, इंटरनेट क्या है, कैसा सिस्टम है, तो जनरल सा बात है, इट इज अ लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को हम लोग इंटरनेट कहते हैं। और लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, तो इंटरनेट कहते हैं। सिंपल सा बात है। सबको लगता है कि सर मेरे मोबाइल में इंटरनेट है या नहीं, तो भाई मेरे, आपके मोबाइल में आपका मोबाइल भी एक डिवाइस है, और गूगल के पास भी, या आप फेसबुक से कनेक्ट करते हो तो वहां भी एक डिवाइस है। तो आपका मोबाइल और उस डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट करता है, तब ये पूरा सर्कमस्टांस जो बनता है वो मेरा इंटरनेट बनता है। बात समझ में आई? हम लोग नॉर्मली कुछ भी बोल देते हैं कि सर इंटरनेट चला गया, इंटरनेट चला नहीं जाता, वो कनेक्शन चला जाता है। ठीक है, यानी आप पूरी दुनिया से कट गए हो। ठीक है, इंटरनेट मतलब ये पूरा कनेक्शन को ही इंटरनेट कहा गया है। ठीक है, एक छोटा सा मैं बता देता हूं, अगर दोस्तों अगर दो या दो से अधिक कंप्यूटर को हम लोग जोड़ते हैं ना, अगर दो या दो से अधिक कंप्यूटर को हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग नेटवर्क कहते हैं। इसी तरह अगर बहुत सारे नेटवर्क को हम लोग कनेक्ट कर दें तो उसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा, इसीलिए कहा जाता है इंटरनेट को, इट इज अ लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। अगला, सेटिंग फॉन्ट्स फॉर द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं और सेटिंग में अपने फॉन्ट को सही कर रहे हैं, जैसे फॉन्ट का स्टाइल सही करना। फॉन्ट स्टाइल से होता है ना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, रेगुलर करना। ठीक है, फॉन्ट फेस सही करना, जिसको टाइप फेस भी कहा जाता है, जैसे कि एरियल, ब्लैक, ये सब हो गया। तो ये सब जो हम लोग सही करते हैं उसे क्या कहा जाता है, फॉन्ट स्टाइल सही करना, फॉन्ट फेस सही करना। ठीक है, फॉन्ट साइज भी, जैसे आपको मालूम है कि हम लोग 8 से लेकर 72 तक फॉन्ट साइज वगैरह भी मैनेज करते हैं। इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है फॉन्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग कहेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नॉर्मली हम लोग कहते थे, लेकिन चूंकि हाँ टेक्स्ट ही तो लिखा हुआ है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, अगर इस दोनों को जोड़ दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो गया। ठीक है, तो सेटिंग फॉन्ट्स, अगर हम लोग फॉन्ट को सही कर रहे हैं, यानी कोई भी टेक्स्ट है XYZ, उसमें फॉन्ट को सही करना, कलर चेंज करते हैं, उसके स्टाइल को चेंज करते हैं, उसके साइज को चेंज करते हैं, तो ये सारा जो प्रोसेस करते हैं उसे कहा जाता है फॉर्मेटिंग, और पूरा सिस्टम बनता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, आई होप सो ये आपको चीजें समझ में आ रही होगी। बाकी कोई ऑप्शन इसमें है नहीं जिसमें आप कोलाइड करोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये एक्सेल से रिलेटेड है, ट्रैकिंग चेंज इसमें होगा नहीं। टूल्स एक मेन्यू होता है, तो मेन्यू से क्वेश्चंस नहीं था, क्योंकि पूरे सिस्टम को पूछा गया है। सेटिंग फॉर द टेक्स्ट, अगर ऐसा पूछा रहता कि कौन से मेन्यू में अवेलेबल है, तब हम टूल्स के बारे में थोड़ा बहुत सोचते, लेकिन वैसा कुछ नहीं पूछा गया। उस पूरे प्रोसेस को पूछा गया, क्या कहा जाता है, तो पूरे प्रोसेस को कहा जाता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो टेक्स्ट यहां दे दिया था, फॉर्मेटिंग हम लोग यहां से उठा लिए, तो राइट आंसर विल बी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, आई होप यू गॉट इट द पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न में। व्हाट इज विंडो एक्सप्लोरर? विंडो एक्सप्लोरर क्या है, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। ये नाम सुना सुना भी लग रहा है और आपने इसका इस्तेमाल भी किया है, बिना इसका आपके लाइफ में चलता भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चूंकि विंडोज़ है, तो वहाँ पे एक देखना आपने मिनिमाइज फॉर्म में लिखा होता है विंडो एक्सप्लोरर। तो विंडो एक्सप्लोरर है क्या और ये किसका एग्जाम्पल है? वो पर्सनल कंप्यूटर है, वो नेटवर्क है, ड्राइवर है, फाइल मैनेजर है, या वेब ब्राउजर है? बेसिकली विंडो एक्सप्लोरर इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइल मैनेजर। क्या होता है फाइल मैनेजर, आपको मालूम होना चाहिए। आपके मोबाइल में भी, आपके लैपटॉप में भी बहुत सारा फाइल ऑर्गेनाइज वे में रखा रहता है। ठीक है, यानी फाइल मैनेजर के पास चले जाइएगा तो आपको कितना आपके पास फोल्डर है, माई डॉक्यूमेंट में कितने फोल्डर है, यानी ऑल कंटेंट, ऑल फाइल्स का जो हिसाब किताब है वो मेरा फाइल मैनेजर में रहता है। कौन करता है वो? फाइल मैनेजर करता है। और फाइल मैनेजर का ही एग्जांपल है आपका विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, आप देखना जितना भी विंडोज पे आप करंट विंडो पे काम करते हो मिनिमाइज हो जाता है, क्या विंडो एक्सप्लोरर ही तो लिखा रहता है वहां पे। तो विंडो एक्सप्लोरर इज द एग्जांपल ऑफ फाइल मैनेजर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया, कभी कभी वाइसा वर्सा भी पूछा जाता है। ठीक है, तो विंडो एक्सप्लोरर इज द एग्जांपल ऑफ फाइल मैनेजर। विंडो एक्सप्लोरर
एक्सप्लोरर, यानी बहुत सारे विंडो को जो एक्सप्लोर करना है, जो नीचे छोटा छोटा रहता है, ठीक है। अब सबको एक साथ कर देना, ठीक है। अब उसको मैनेज करना, काम कौन करेगा? फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर होता है, देखते होगे ना आपके मोबाइल में रहता है फाइल मैनेजर, ठीक है, जहां पे सारे फाइल को वहां पे मैनेज किया जाता है, ठीक है। एक और सवाल यहां पे जो कंफ्यूज करेगा, अगर ऐसा रहता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, अगर ऐसा रहता इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये तो बहुत नॉन चीजें हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज द एग्जांपल ऑफ क्या है? तो ये हम लोग वेब ब्राउजर कहते हैं। अगर ये ऐसा रहता तो इसको टिक करते। इससे रिलेटेड एक सवाल आया था कि विंडोज 10 में डिफॉल्ट ब्राउजर कौन है? तो दोस्तों आपने देखा होगा एज नाम का ब्राउजर है जो विंडोज 10 में हमें देखने को मिलता है। इससे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर दिखता था जो इनबिल्ट ब्राउजर हुआ करता था विंडोज में, लेकिन विंडोज 10 में हमें एज देखने को मिलता है। इसी तरह अगर एंड्रॉइड डिवाइस है आपके पास तो डिफॉल्ट जो ब्राउजर है उसमें आपको क्रोम देखने को मिलता है, और उसी तरह अगर आपके पास आईफोन है तो डिफॉल्ट ब्राउजर जो है वो सफारी देखने को मिलता है। तो ऐसे ही आपको इंफॉर्मेशंस रखना है, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आपको एग्जाम में भी काम आएगा, एग्जाम के बाद भी काम आएगा, ठीक है। सब कहता है कि सर मुझे बस इतना दे दो कि एग्जाम क्वालिफाई कर जाए, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ोगे, प्लानिंग के साथ पढ़ोगे तो वो जिंदगी भर काम आने वाला है, ठीक है। तो इसी तर्ज पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइज यहां पे आंसर हो गया हमारा, व्हाट इज विंडो एक्सप्लोरर? इट इज अ फाइल मैनेजर, ठीक है। चलिए बात करते हैं, व्हाट डज जार, ठीक है, जार, ठीक है। जार क्या होता है? जावा क्वेरी एप्लीकेशन रैपिड डेवलपमेंट, जावा डेवलपमेंट रिजोल्यूशन, जावा आर्चिव, जावा क्वेरी एप्लीकेशन रिजोल्यूशन, या नन ऑफ दिस। जार बेसिकली है क्या? तो ये हमारा जावा आर्चिव है। जावा आर्चिव कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर जावा फाइल इंस्टॉल करते हो तो सारे पैकेज को एक साथ रखता है, सारा पैकेज। यानी कभी आपने देखा होगा कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो करते तो सेटअप बॉक्स पे सेटिंग पे क्लिक, लेकिन क्या होता है उससे रिलेटेड बहुत सारा फाइल होता है जो वर्क करता है इंटरनली। तो उसी तरह जार नाम का जो फाइल है बेसिकली कर क्या रहा है, तो सारे जावा फाइल का एक कंप्लीट पैकेज हम लोग वहां पे कहते हैं। अब जावा से और भी आपने सुना होगा, जैसे जेडीके क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट होता है, ठीक है। जावा डेवलपमेंट आप टेक्निकली जब इंस्टॉल करते हो तो हमारा जेडीके ही इंस्टॉल करते हो, और इसमें इंटरनल और सारे पैकेजेस हमारे बनते हैं, ठीक है। एक जेआरई भी होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो इस पे हम आगे और इसके बारे में जिक्र करेंगे, चूंकि एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इतना भी मेरा चलेगा। जेडीके, जेआरई, ठीक है। तो ये सब फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बनता है। इसके डेप्थ इंफॉर्मेशन भी जानना होगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग को थ्योरी क्लासेस करना होगा, तभी ये क्लियर हो पाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो दोस्तों जार क्या है? तो जावा आर्चिव हो गया। इसी से बहुत सारा शॉर्टकट चीजें हैं जो डेली लाइफ में भी इंप्लीमेंट करते हैं, वहां उसके भी फुल फॉर्म्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे, तो वहां के लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज द इनफॉर्मली एज अ नंबर क्रंचर्स, ठीक है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल, जिसको कहा जाता है नंबर क्रंचर, यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत सारे नंबर का ये कैलकुलेशन करेगा। जैसे जनरली हमारे कंप्यूटर्स में क्या है भाई, 1 लाख 2 लाख मिलियन, लेकिन जो खरबों खरब डेटा का करे, यानी पेटा एक्सा ऐसे टाइप का डेटा का कैलकुलेशन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कर दे, तो वैसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? यानी आप अपने पर्सनल कंप्यूटर में क्या कर रहे हो? अपना कैलकुलेशन सिर्फ कर रहे हो ना भाई, अपने हिसाब किताब ऑफिस का काम कर रहे हो, यानी जो भी है अपने ऑर्गेनाइजेशनल वाइज काम कर रहे हो। लेकिन सोचो दुनिया में कुछ ऐसा भी कंप्यूटर है दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसा भी कंप्यूटर है दोस्तों जो काम क्या कर रहा है, तो सूर्य और चांद जैसे जो अलग ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनकी भी गतिविधि को काउंट करता है, जिसका फायदा हमें मिलता है कि सर आज ना मौसम गूगल में तुरंत देख लेते हो कि भाई आज लग रहा है कि अगला 2 दिन तक ठंड बढ़ने वाली है। गाइस अगले 2-3 दिन तक ठंड बढ़ने वाली है। जब दिसंबर में ठंड बढ़ेगा, जनवरी में भी ठंड रहेगा, फरवरी से ठंड थोड़ा कम होगा, यानी अगला 2 मंथ का पूरा हिसाब किताब आपके पास है। तो आपके दिमाग ठंड बढ़ रहा है सर, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, कुछ ठंड वाले कपड़े खरीद लेते हैं भाई। तो कुछ कुछ जितने अरेंजमेंट होते हैं ठंड को दूर करने के लिए पहले से परचेज कर लेते हैं, ताकि ठंड का सामना हम कर पाए और बीमार ना पड़े। तो ये जो पूर्व अनुमान देता है, तो ऐसा थोड़ी ना कि कोई वहां पे ऐसे साधना करने के लिए बैठा है वो बता देता है, वो कैलकुलेटिव आता है, वो सुपर कंप्यूटर होता है जो सारे इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करके आपको फ्रैक्शन ऑफ टाइम में जवाब दे देता है। ये मौसम पूर्वानुमान होना, या फिर ये जितने हमारे
इसरो जितने लॉन्चर करता है, चंद्रयान की बात करूं, मंगलयान की बात करूं, ये सब मिसाइलें जितने काम करते हैं, डिवाइसेस जैसे काम करते हैं, तो वहां पे जो कंप्यूटिंग सिस्टम है वो मेरा सुपर कंप्यूटर होता है और वही बहुत सारे नंबर को कैलकुलेट करता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सुपर कंप्यूटर हो गया। ठीक है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इस पर मैंने पूरा सेशंस बनाया है, जाके मेरे प्लेलिस्ट में देखिएगा। पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया नंबर क्रंचर किसे कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर को कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, मेनफ्रेम, ये क्लासिफिकेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इस पे मैंने एक वीडियोस भी बनाया है, जाके मेरे प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां पे इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। इतना काम जरूर करना, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वो वीडियो है, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। प्लेलिस्ट में थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए, क्योंकि अगर 1-2 नंबर हमें मिल जाता है 15-10 मिनट देने से तो क्या गुनाह है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे एक इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करता हूं। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि अड्डा पे, प्ले स्टोर पे आपको क्या है, हर चीज़ की क्लासेस अवेलेबल है। तो क्लासेस वहां पे है, बैंक महापैक और बैंक महापैक प्लस। तो मैं बात करता हूं बैंक महापैक प्लस की। वो बच्चे जिनको एसओ वगैरह का भी एग्जाम की तैयारी करना है, ये जिनको सेबी का भी एग्जाम देना है, ठीक है, जिन्हें आरबीआई ग्रेड बी का भी एग्जाम देना है, यानी कि और सारे बैंक, आईबीपीएस, आरबीआई असिस्टेंट, ये एग्जाम तो देना ही है, साथ ही साथ वो एसओ, आरबीआई ग्रेड बी, सेबी, सिडबी जो अभी वैकेंसी आई है, ऐसे एग्जाम को कवर करना चाहते हैं, उनको जाना चाहिए बैंक महापैक प्लस के साथ। लेकिन किन्हीं को ये लगता है कि नहीं सर, मैं रेगुलेटरी बॉडी वाले एग्जाम नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, आरबीआई असिस्टेंट यही वाला एग्जाम दूंगा, तो आपको प्लस नहीं लेके आप सिर्फ बैंक महापैक लीजिएगा। ठीक है, ये कोर्स में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन लेते साथ आपके थ्रू आउट द ईयर की क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी होती है कम से कम 1 साल या 2 साल की वैलिडिटी होती है। तो 1 साल का वैलिडिटी यानी पूरा साल का प्लान आपको मिल जाता है। यहाँ पर 1 साल जितनी भी वैकेंसीज आएगी टाइम टू टाइम, जैसे अभी सीडबी की वैकेंसी आई वो क्लास मिल जाएगा आपको बैंक महापैक प्लस में। उसी तरह अपकमिंग आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी, वो भी आपको इसी पैक में मिल जाएगा। फिर आईबीपीएस की वैकेंसी आएगी, वो भी यहीं पे मिल जाएगा। अभी एसबीआई की क्लास वैकेंसी चल रही है तो उसकी भी क्लासेस आपको यहीं मिल जाएगी। तो ऐसे थ्रू आउट द वैकेंसी जो पूरा ईयर आता है वो आपको इस कंप्लीट पैकेज में मिल जाता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर इस पैकेज से आप जुड़ना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं दोस्तों। आप यहां पे जनरली जाइए अड्डा के प्ले स्टोर पे, ये वेबसाइट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। तो ये अड्डा का वेबसाइट है जहां पे आपको सारी कोर्सेज हैं वो आपको यहां पे दिख रहा है। तो यहां पे मैं बात कर रहा था किसका? बैंकिंग में बैंक महापैक का। हम बैंक महापैक में चले गए। 2 पैकेजेस है, एक महापैक प्लस और बैंक महापैक। इसमें हमारा रेगुलेटरी बॉडी कवर होगा और इसमें हमारा रेगुलेटरी बॉडी कवर नहीं होगा, यही दोनों में फर्क है। इतना अंतर आपको समझ में आना चाहिए, ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि नहीं सर मैं दोनों एग्जाम कवर करूंगा, तो यहां पे हम जाएंगे और ये कोर्स आ जाएगा मेरे सामने, जिसकी फ़ी आप देख पा रहे हो कि क्या है, 30,499 रुपये ये फ़ी है। लेकिन ये फ़ी में हमें कुछ छूट मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो हम ऑफ़र में चले जाएंगे और देखते हैं क्या ऑफ़र है यहाँ पे हमारे पास। तो ये वाले ऑफ़र हैं। इसके साथ ही आपको मैं एक एक्स्ट्रा ऑफ़र देता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे कूपन कोड लगाना होगा Y706 अप्लाई। जैसे Y706 कूपन कोड अप्लाई हुआ, जो फीस था 30,000 का वो घट के आ गया 7,000 रुपये। यानी कि Y706 कूपन कोड का इस्तेमाल करते ही बैंक महापैक प्लस, जिसमें ऑल बैंक प्लस रेगुलेटरी वाला एग्जाम कवर हो जाता है थ्रू आउट द ईयर, 12 मंथ की वैलिडिटी, वो मुझे मात्र मिल जाता है 7,000 रुपये में। तो अगर आपके जहन में है कि नहीं सर मुझे अपकमिंग ईयर की जितनी वैकेंसी है कवर करनी है, सीरियस बैंकर बनना है, तो आप इसके साथ जाइए और थ्रू आउट द ईयर जितनी भी वैकेंसी आ रही है उसको टैकल कीजिए, उसका एग्जामिनेशन दीजिए और यहाँ पे उसकी सबकी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, मटेरियल्स, ई बुक्स, ये सारी चीज़ें आपको इसी पैकेजेस में मिल जाती है। तो आप, मेरा एक सलाह है कि अगर बैंक में करियर बनाना चाहते हैं तो प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया सलाह वाली बात, मानना चाहिए आपको, ठीक है। अब आते हैं दोबारा क्वेश्चन पे। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि इस कोर्स पे आप रिवील कर सकते हैं और इस कूपन कोड के साथ आप एक अच्छा खासा छूट वहां पे पाते हैं।
अब आते हैं अगले सवाल में। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज एंड डेवलप अ सागा 220 सुपर कंप्यूटर इन 2011। ये बहुत आरआरबी में भी पूछा गया था, आरबीआई में भी पूछा गया था, किसी आरआरबी के भी एग्जाम मैंने एक प्रश्न को देखा था। पूछा गया है कि 2011 में सागा 220 नाम का एक सुपर कंप्यूटर इंडिया में डेवलप किया गया था। वो कौन सा संस्था ने किया था? इसरो, नासा, सीडैक, बार्क या नन ऑफ दिस? दोस्तों वो किया था इसरो ने, ठीक है। मार्च में हुआ था, मार्च 2011 में हुआ था, लगभग 24 मार्च 2011 में। तो 24 मार्च 2011 को हमारा सागा 220 नाम का सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, जो बेसिकली सुपर कंप्यूटर जो होता है ना, उसकी स्पीड जो है वो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है, ठीक है, फ्लॉप्स में। तो ये था जो गीगा फ्लॉप्स तक कैलकुलेशन कर सकता था, ठीक है। जैसे आपको मालूम है गीगा, पेटा, एक्सा सब अलग अलग यूनिट है, जैसे कि हम लोग किलोग्राम, क्विंटल, टन कहते हैं। उसी तरह ये जो कंप्यूटर था कम से कम गीगाबाइट्स में कैलकुलेशन कर सकता था। तो सागा 220 सुपर कंप्यूटर है जो इसरो ने लॉन्च किया था। और ऐसे ये भारत का, ऐसे दुनिया में भी बहुत सारा सुपर कंप्यूटर होता रहता है। जैसे मैंने बताया भी था, इससे पहले एक शॉर्ट्स भी मैंने बनाया था और बताया था कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन था भारत का, तो परम 8000 था, और वर्ल्ड का कौन था तो क्रेवन था। ऐसे लेटेस्ट भी मैंने उसमें बताया है। तो बस कनेक्ट रहिएगा मेरे साथ, कोई भी चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये मुझे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मुझे अंदर तक आपको लेके जाना है, ठीक है। तो अंदर जाने के लिए जो भी रास्ते में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे कि नहीं सर ये रास्ता में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये शॉर्टकट रास्ता है, ये लॉन्ग कट रास्ता है, क्या अभी हमें शॉर्टकट लेने वाला रास्ता जाना चाहिए या बाद में जाना चाहिए, इन सारे तथ्यों पे, हर रास्ता पे आपको हम बताते रहेंगे। नहीं बाएं मुड़िए, नहीं दाएं मुड़िए, सीधे चलिए, और एंट्री गेट तक आपको हम ले जाएंगे, और एंट्री गेट के अंदर जाइएगा और काम करना स्टार्ट कीजिएगा, और वहां भी हमारा दिया हुआ एजुकेशन आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो मेरी जिम्मेदारी यहां तक है कि मैं आपको गेट तक अंदर ले जाऊं, और अंदर में भी आपके मेरी जो पढ़ा है आपने वो भी आप इंप्लीमेंट कर पाए, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये इसरो है। और वैसे जो नॉर्मली भारत में जितने भी सुपर कंप्यूटर का काम होता है वो सीडैक ही करता है, लेकिन बेसिकली ये वाला सुपर कंप्यूटर है वो इसरो ने बनाया था, ठीक है। परम 8000 की जो मैं बात कर रहा था वो सीडैक ने काम किया था उस पर। चलिए अगला सवाल है, कॉपी एंड एक्स कॉपी। कॉपी एंड एक्स कॉपी आर सेम इन द सेंस। अगर कॉपी और एक्स कॉपी किस सेंस में ये सेम है, तो बेसिकली ये दोनों ना कमांड है, ठीक है। ये दोनों ना कमांड है। किसका कमांड है? तो ये MS DOS का कमांड है, MS DOS का। आपने अभी जैसे विंडोज पे आप काम करते हो वो कलरफुल दिखता है, लेकिन इससे पहले जो था आप देखना, आप विंडो R प्रेस करना, CMD प्रॉम्प्ट लिख देना। विंडो R, एक विंडो आएगा और CMD लिखना, एक ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन आ जाएगा, तो वही DOS प्रॉम्प्ट है। अभी जो काम आप मैनुअली कर लेते हो, पहले वो काम सारा कोड कमांड के थ्रू होता था। कॉपी करना है तब भी कमांड डालो, पेस्ट करना है तब भी कमांड करो, कोई गाना प्ले करना है तब भी कमांड डालो, यानी हर काम कमांड वाइज का करता था वो। इसीलिए इसे CUI इंटरफेस कहा जाता था। कमांड के थ्रू कर रहा है, कमांड यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस करो। लेकिन अभी जो मेरा जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज की बात करें, एंड्रॉइड की बात करें, ये GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हमें ग्राफिक्स का इन्वायरमेंट देता है, ठीक है। तो वो जब CUI वाला जमाना था तो उस समय सारा काम कमांड से होता था। तो इसी में है दो तरह का काम, ये कॉपी और एक्स कॉपी दो तरह का कमांड है। दोनों का यूज क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बोथ कैन बी यूज्ड टू कॉपी फाइल और ग्रुप ऑफ फाइल, ठीक है। एक वो सिर्फ एक कॉपी फाइल करता था, या ग्रुप ऑफ फाइल को कॉपी करना, यानी एक से अधिक फाइल को सेलेक्ट ऑल करते हैं ना, उस टाइप के सेंस में तब हम लोग इस्तेमाल करते थे ये वाला कमांड को। तो याद रखिएगा, बोथ कैन बी यूज्ड टू कॉपी फाइल और ग्रुप ऑफ फाइल्स, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इन MS DOS 6.22 कभी ऐसा देखे हो, या कभी आपने ये भी देखा होगा, जैसे हम लोग बात करते हैं ना विंडो 10, ठीक है। ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो आपको समझ में भी आए। इससे पहले था मान लीजिए विंडो 8.1, इससे पहले था विंडो 7। तो यहां पे कौन सा ऐसा टर्म है पूरा इसमें, या इसी में आप बता दो, छोड़ो उसको अगर वो कंफ्यूजन लग रहा है। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो ये बता रहा है कि नहीं ये यूनिक है, यानी कि यूनिकली कौन सा बता रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यूनिकली कौन बताता है? तो विंडो तो सब में है,
विंडो तो सब में, ये भी विंडो है, ये भी विंडो है, ये तो सब कॉमन है, लेकिन ये वाला जो सफिक्स है वो सबका अलग अलग है। यानी ये वाला एरिया है जो इसको यूनिक बनाता है। तो उसी तरह यहाँ पे ये वाला एरिया है जो इसको यूनिक बनाएगा। तो यूनिकली कौन डिफाइन कर रहा है? तो ये वाला पार्ट है जो यूनिकनेस इसका बताता है कि नहीं। इसका वर्जन होंगे 6.22, 5.22, 4.22, सबका अलग अलग वर्जन है। जैसे एंड्रॉइड का भी वर्जन होता है, हर सॉफ्टवेयर का एक वर्जन होता है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है तो उसका वर्जन ही चेंज होता है। अपग्रेड और अपडेट दो अलग अलग शब्द है, समझिएगा मैं बता रहा हूं। अपग्रेड और अपडेट जो है दो अलग अलग शब्द है। अगर आप अपग्रेड कर रहे हो दोस्तों, अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो अपग्रेड कर रहे हो दैट मींस वर्जन को चेंज कर रहे हो। लेकिन अपडेट करते हो तो वर्जन चेंज नहीं होता, बस कुछ फंक्शन है वो चेंज होता है। तो याद रखिएगा, अपग्रेड में क्या होता है तो वर्जन चेंज होता है, और अपडेट में वर्जन चेंज हमारा नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया पूरा क्लास। मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा सेशन ये मुझे जरूर बताइएगा। अपना फ्रूटफुल कमेंट भी रिव्यू बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलता है अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।